गुड मॉर्निंग क्लास। आदिराज क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं गुरमीत चौधरी आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपके बीच में। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आपने एक अच्छा फ्लो मेंटेन कर लिया होगा। ठीक है, तो आज नए प्रैक्टिस सेट के साथ आप सबके बीच में एक बार फिर से। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ें। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है आज का, प्रॉफिट एंड लॉस से है ना। एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नकदी छूट देता है। यदि सूची मूल्य 1200 रुपये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पॉइंट नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है, मिस्टेक से लगा हुआ है, 1200 है। ठीक है, 1200 रुपये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यार ये टू डिस्काउंट मिले आपको। ठीक है, सबसे पहला कितने का, 20%। दूसरा कितना है, 30%। तो आपको इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू अगर पता होगी तो आप इजिली क्वेश्चन कर पाओगे। 20% का मतलब 1/5, यानी कि अगर MP5 है तो 1 का डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, सेकंड वाला कितना है, 30%, यानी कि 10 रुपये अगर MP है तो 3 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ आपकी फ्रैक्शनल वैल्यूज से इतना हमें पता लग गया। अब देखो हम करते हैं कि MP और SP कितना रहा होगा, चेक कर लो आप। अगर 5 MP था तो जब मैंने 1 का डिस्काउंट दिया तो 4 में बेच दिया मैंने उसे। ठीक है, अब सेकंड कितना है, अगर MP10 रहा होगा तो मैंने उस पर 3 की छूट दी तो मैंने उसे 7 का बेच दिया। ठीक है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दिया मैंने। तो मुझे क्या पता लगा, मैं इसे छोटा करना चाहूँ तो मैं इसे यहीं भी कर दूंगा या बाद में काटना पड़ेगा फिर आपको। तो 25 आ गया आपका MP और 14 आ गया आपका SP। ठीक है, तो इसने पूछा कि विक्रय मूल्य ज्ञात करो। सबसे पहले तो आप ये चीज़ भी चेक कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर कि जो भी आपका आंसर होगा उस 2 का और किसका, 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये वाला तो आपका आंसर हो नहीं सकता है। फिर इसके बाद आप चेक कर दो कि 7 का मल्टीपल। ठीक है, इससे आप आंसर दे सको, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा वो देख लो एक बार। मेरी लैंग्वेज में MP कितना है, 25। उसने कितना दिया, 1200। यहाँ से आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 25 चौका 100 आ गया, 20 मैंने नीचे ले लिया और आगे जीरो लगा हुआ है। ठीक है, तो फिर आप एक बार फिर 8 बार चला जाएगा आपका टेबल। ठीक है, तो मेरा एक यूनिट की वैल्यू आ गई 48। मुझे बताना है कितना है, मुझे बताना है 14 की वैल्यू। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा ये चेक कर लो आप। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं मान लूँ कि ये पूरा का पूरा, सबसे पहले तो 8 चौक 32, लास्ट में मुझे 2 मिलेगा। ठीक है, जिसके भी लास्ट में 2 है तो मेरे 2 ऑप्शन अभी भी हैं। ठीक है, अब क्या है, आप चेक कर लो कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होने वाला है। एक तो आप मल्टीप्लाई कर सको, ठीक है, या फिर आप यूनिट डिजिट निकाल लो, डिजिट सम निकाल लो, बहुत सारे तरीके आपके पास है। तो मैं डिजिट सम से करके दिखाऊंगा ताकि आप पेपर्स में अगर कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव है तो वहां से आप कैसे निकल सको। देख लो, 8 और 4 12, 12 का मतलब 1 और 2, मैंने डिजिट्स को जोड़ दिया, 3 आ गया। ठीक है, क्या किया मैंने, 8 और 4 12, 12 में 1 और 2 आ गया तो 3 आ गया डिजिट सम। ठीक है, इधर से देखो आप, 4 और 1 5, डिजिट सम मेरा आ गया कितना, अब मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 15। ठीक है, 15 का मतलब कितना, 6। 5 और 1 6, मैंने डिजिट सम निकाल दिया, 6 आ गया मेरा डिजिट सम। जो मुझे पता है कि लास्ट में 2 तो आने ही वाला है मेरा, और डिजिट का सम करूंगा तो 6 हो जाएगा, वही मेरा आंसर होगा। मैंने चेक करूंगा, 6 7 8, 8 और 7 15, 15 का मतलब 6, ये मेरा आंसर होने के चांस है। एक बार इसे भी देख दो, 7 8 9 और 6, ये देखो 7 6 7 8, 8 और 7 15, 15 का मतलब 6 आ गया। ठीक है, लेकिन इसे करोगे 7 8 9, 9 और 6 कितना हो गया आपका, 9 में जब आप 6 को ऐड करोगे तो ये भी 15 हो गया, ये भी 6 हो गया। तो अभी भी आपका आंसर नहीं आया। कभी कभी ये सारे तरीके फेल हो जाएंगे तो आपको क्या करेगा, लास्ट ऑप्शन है कि आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी। ठीक है, आपको 48 की 14 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये तरीके आप लगाओगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो 14 चौका 56, तो 112 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने 2 लिख लिया और मेरा कितना कैरी हो गया, 112 आया ना, तो मैंने 2 को लिख लिया, 11 मेरा कैरी चला गया। ठीक है, 14 चौका मैंने फिर से क्या कर दिया, 56 चला दिया, और मैं इसमें 11 जोड़ दूंगा, 6 1 7 और 6, ये आ गया। लेकिन आपको ना ये सब तरीके आने चाहिए, क्या है कभी कभी आपकी कैलकुलेशन वगैरह को बहुत ईजी कर देंगे। ठीक है, निकालना तो बहुत आसान था, दिख गया था कि 48 की 14 में मल्टीप्लाई करनी भाई। चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका ऐसे है, लिख लो, इसे दोबारा लिख देता हूँ मैं। ये आपका शेषफल से क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से। ये ऐसे 265 की पावर
4081 +9, 81 +9, आपको क्या करना है, 266, इससे आप इसे डिवाइड करोगे और आपको रिमाइंडर की वैल्यू बतानी कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई, ठीक है। तो आप चेक करोगे, मैं अगर इसमें इसकी मल्टीप्लाई चलाऊंगा तो मुझे पता लगा कि अगर मैं चला दूंगा तो माइनस का एक अंदर बचेगा क्या, लेकिन पावर कैसी है, 4081। अगर कभी भी अंदर निगेटिव वैल्यू आ जाए तो फिर आप पावर पर डिपेंड करेगी कि आपको वैल्यू, फाइनल वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी या निगेटिव मिलेगी। मैंने देखा कि -1 है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे फाइनल वैल्यू भी निगेटिव मिलेगी। अगर ये कभी इवन आ जावे तो आपको क्या होगा, इवन वैल्यू मिलेगी। अगर कभी भी आपका ओड आ जावे तो ओड वैल्यू मिलेगी आपकी, ठीक है। तो इसका मतलब ये मुझे यहाँ से ओड वैल्यू मिलेगी और +9 है, तो मुझे ये चीज़ फाइनल डाटा ये सोल्व करना है मुझे, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो यानी मुझे ओवरऑल इधर से क्या मिलेगा, -1 की पावर -1, आप करोगे तो यहाँ पे -1 मिलेगा आपको, ठीक है। और इधर 9 है, ठीक है। आप ये चीज़ जब सोल्व करोगे तो आपको पता लगा कि 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, ठीक है। अगर मैं डिवाइड करूँ तो मुझे 8 ही रिमाइंडर मिलने वाला भाई, ठीक है। ये मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पावर होती प्लस, सॉरी, यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे मान लो कि 4, ये 82 हो जाता है 81 की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे प्लस मिल जाता 1, फिर 1 इधर से आता, 9 इधर से आया तो ये 10 हो जाता, फिर 10 रिमाइंडर हो जाता। अगला क्वेश्चन करोगे आप, ये क्वेश्चन ऐसे है भाई, एक बार मैं इसे भी दोबारा लिख दूंगा। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है काफ़ी, बहुत बार पेपर के अंदर आ गया और मोस्ट प्रोबेबली कि दोबारा फिर से रिपीट हो जाए। ये क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। ये पावर्स है भाई, आपसे पूछा है कि किससे डिविजिबल है, ठीक है। इनमें से कौन सा है जिससे डिविजिबल है। तो आप इसे कैसे करोगे, एक बार ट्राई करो। इस क्वेश्चन को करने की एक बार आप ट्राई करोगे सब, ठीक है। चलिए करते हैं ना। मैंने क्या करा, मैंने 6 की पावर 25 मैंने बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा देखो 6 की पावर 2, सॉरी 6 की पावर 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो सारा बाहर आ गया, यहाँ पे 6 की पावर 1 और यहाँ पे 6 की पावर 2, यहाँ पे 6 की पावर 3, ऐसे ही बचेगा क्या भाई। ये चीज़ मुझे यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो 6 की पावर 25, अंदर क्या होगा 1 +6 प्लस कितना आ गया 36 +2 = 6, ठीक है। अंदर का डाटा ये आ गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा, ये प्लस कर दूंगा मैं, ठीक है। ये 6 1 7, ठीक है। जब मैं 7 को इसमें ऐड करूँगा ये कितना हो जाएगा, 36 में से मैं 7 को ऐड करूँगा तो 43, 43 को जब मैं इसमें ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 259, ठीक है। मुझे क्या मिला ओवरऑल डाटा, 6 की पावर 25, अंदर का डाटा मिला 259। तो उसने पूछ लिया किससे डिविजिबल होगा, ठीक है। मुझे पता है कि ये मल्टीपल में है चीज, तो अगर ये मिल गया तो डिविजिबल होगा, या फिर आगे इसका भी कोई फैक्टर बना के दे सके कि किससे डिविजिबल होगा, ठीक है। अब उस चीज को चेक कर लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लोगे बहुत अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद आप ट्राई करोगे, फिर आप वीडियो का सॉल्यूशन देख लोगे। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाता है तो अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है भाई, चेक कर दो इसे एक बार। देखो ये क्या बोल रहा है भाई, इसे करते हैं भाई एक बार ट्राई, है ना। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मैंने मान लिया कि एमपी और सीपी रहे होंगे मेरे भाई, मैंने एमपी, अगर मैं सीपी को 100 मान लूँ तो मेरा एमपी 120 हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने 100 रुपये में वो चीज़ परचेज करी जिसका मार्केट प्राइस 120 था, मैंने कितने में खरीद ली 100 रुपये में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाह रहा कि मुझे ना तो प्रॉफिट हो और ना ही कोई लॉस हो, तो इसका मतलब मुझे वो चीज़ कितने में बेचनी पड़ेगी, जितने में मैंने चीज़ को खरीदा मैं उतने ही रुपये में बेच दूँ उसे, तो मुझे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। आप बताओ, ये पूछ रहा क्या है, अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा पर बेचा जाना चाहिए, ये चीज़ आपको बचानी, ठीक है। ये बताओ कितना कम पे बेचा आपने, 20 कम पे बेचा, किससे, 120 से,
20 छक्की 120, तो ये आ गया आपका, ठीक है। इतने कम पे बेचा आपने भाई, ऑप्शन तो लेकिन नहीं है। एक बार दोबारा चेक करो। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है, 120 हो गया। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है, ठीक है, मैंने 100 का परचेज करा और मैंने 100 का ही बेच दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा? मैंने ये बोल रहा है कि आपने अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत कम या ज्यादा पर बेचा जाना चाहिए, तो मैंने कितने में बेचा उसे? 20 की छूट पे बेच दिया, ठीक है। और 120 पे 25 है क्या? ओह सॉरी भाई, ये 25 है क्वेश्चन के अंदर, हम इसे 20 लेके कर रहे हो, ये तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है इसी वजह से। आप दोबारा देखो भाई से, एमपी और सीपी कितना होगा, ठीक है। मैंने अगर अपना सीपी 100 मान लिया, तो एमपी कितना हो जाएगा? 125, ठीक है। आप बताओ, उसने कहा कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, कोई आपको नो तो प्रॉफिट हो और ना ही कोई लॉस हो, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये कंडीशन आपको लेके आनी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने में आपने चीज को परचेज किया उतने रुपए में ही आप चीज को बेच दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपने चीज को 100 रुपए में ही वापस बेच दिया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, आपने 125 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेच दिया, तो आपने कितने कम या ज्यादा में बेचा, वो चीज पूछा उसने इनडायरेक्टली, उसने आपसे डिस्काउंट की वैल्यू पूछ ली, ठीक है। तो आपने कितने कम में बेचा भाई? 25। और किस से 25 कम? एमपी से, ठीक है। तो 25 पंजे 125, यानी 1/5 आ गई फ्रैक्शनल वैल्यू, 1/5 का मतलब 20%। 20% हो जाएगा भाई, ये थोड़ा सा अलग चीज हो गई, गलत मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये 20% पता नहीं कहाँ से ले लिया हमने। ये है क्वेश्चन, ठीक है, 25% दिया उसने अधिक। ये भी आपका डिस्काउंट से क्वेश्चन है, ठीक है। दुकानदार नीचे दी गई दो छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है, यानी उसने क्या करा भाई, दो तरीके से आपसे डिस्काउंट दिए, और वो पूछ क्या रहा, किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है, ये चीज आपको बतानी भाई, ठीक है। इसे आप ट्राई करो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई कर लो। चलिए करते हैं ना। देखो पहला क्या है, पहली कंडीशन की बात करो एक बार। 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं उसे, मैंने मान लिया कि एक वस्तु का प्राइस 1 ही रुपये है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 3 वस्तुओं के लिए तो आपने पेमेंट कर दी भाई, पहली कंडीशन की बात कर रहा, ठीक है। तो आपने क्या है, आप जब पैसे दोगे वहां पे, मान लो कि आप किसी शोरूम में गए, आपसे बताया गया कि 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं आपको मुफ्त मिलने वाली है, ठीक है। तो आप पेमेंट कितने करोगे? 3 वस्तुओं के लिए करोगे, ठीक है। आपने क्या पेमेंट करी? मैंने एक वस्तु की एक मान ली, तो 3 पेमेंट कर दिया आपने वहां पे, ठीक है। लेकिन आपको 4 वस्तु कितनी मिलेगी? फ्री मिलेगी। तो आप ये बताओ, आपको मतलब 4 वस्तु मिलेगी फ्री वहां पे, तो आप ये बताओ कि आपका एमपी कितना रहा होगा, कि जो मतलब अगर मैं उनके प्राइस की बात करूं, तो हर एक चीज, हर एक वस्तु का एक प्राइस तो है, तो इसका मतलब 4 ये और 3 ये, यानी 7 रुपए वाला आइटम जो था, एमपी जो 7 था, वो आपके लिए सीपी है, लेकिन कस्टमर के लिए, दुकानदार के लिए वो एसपी है। वो आपको इतने रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहली कंडीशन मुझे क्या दे रही, पहली कंडीशन दे रही मुझे 3 की छूट, किस पर? 7 पे, ठीक है। पहली वस्तु 3 की छूट देगी 7 पे। अब दूसरी वस्तु की बात करेंगे हमें से, ठीक है। ऐसे इसमें बताया कि भाई 5 वस्तुओं की खरीद पर, यानी 5 वस्तुएं की खरीद कर रहे हैं अगर आप, तो यानी 5 रुपये आपको देने पड़ेंगे भाई। और आपको क्या मिला? 6 वस्तु मुफ्त मिल रही, ठीक है। यानी कि आपका 6 ये हो गया और 5 ये 11, 11 आइटम था आपका, ठीक है। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? अब ये देखो, इसमें ना 4 वस्तुएं मुफ्त मिली आपको, ठीक है। तो डिस्काउंट आपका क्या है? 4 है, 4 डिस्काउंट है आपका 7 पर। इसमें भी ऐसी क्या है कि आपको 6 वस्तुएं मुफ्त मिली, ठीक है। किस पे मिली 6 वस्तुएं मुफ्त? अगर आप 11 रुपये पे कर रहे हो, ठीक है, 11 का आइटम आप परचेज करें, जो एमबी बन गया वो 11 हो गया, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट कितना मिला आपको? 6 जो आइटम है वो आपको फ्री मिला है, 6 वैल्यू वाला आइटम, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, 1/7 की वैल्यू कितनी हुई है? 14.28। तो 14 चौका 56 पॉइंट समथिंग आ गए, ठीक है। ठीक है, 56-57 के आसपास ही आ गया डाटा। अब ये देख लो आप, 1/11 की वैल्यू 9, 9 6 54 आ गया, ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरी ज़्यादा छूट कौन से वाली रही होगी? ए, ए से मुझे बड़ी छूट मिलेगी। आप ऐसे भी कर सको, ये आपको 4 और 7 मिल गई,
और ये आपको 6 और 11 मिल गई। आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 चौक 44 बनेगा, इधर इधर 7 6 42 मिलेगा। तो कौन सी बड़ी है, इधर की साइड की, तो यानी ए वाली बड़ी है। आप ऐसे भी कर सको, या फिर आप फ्रैक्शनल वैल्यू चेक कर सको किसकी कितनी होगी, ठीक है। ये 57 पॉइंट समथिंग होगी, क्योंकि इधर से भी आपको एक्स्ट्रा डाटा मिलेगा। तो ठीक है, 56 से बड़ा बड़ा होगा 100%, और ये 54 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। आप ऐसे करके भी क्वेश्चन कर सको, या फिर आप फ्रैक्शनल वैल्यू जो है उसे सेम लिख लो। आप देख लो, 11 चौक 44, इधर का डाटा 44 है, 7 6 42, इधर का डाटा 42 है, तो बड़ा कौन सा है, ये वाली डिस्काउंट जो है बड़ी है, ठीक है। और ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। यानी डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको, 4 का। इस कंडीशन के हिसाब से देखो आप ऐसे ही, ठीक है। 5 वस्तु ही खरीद कर रहे हैं आप, ठीक है। यानी आप पे किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ 5 वस्तु के लिए। एमपी कितना बन गया, 5 और 6 11, और डिस्काउंट आप कितने का लेके आए, 6 वस्तु मुफ्त में लिया आपको। ये कंडीशन है, मैंने इनका यूज लिया है यहाँ पे। इसे करो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, करो एक बार ट्राई आप इसे। कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 8,000 रुपये पर प्राप्त होगा, ठीक है। आप ये बताओ, मैं इधर से पता कर दूंगा कि मुझे कितना ब्याज मिलेगा। 5% मेरा रेट है, और 4 वर्ष के लिए है, ठीक है भाई। तो 5 चौक 20, 20% की वैल्यू कितनी होगी, फ्रैक्शनल 1/5, ठीक है। अब 5 की वैल्यू मुझे कितनी पता है भाई, 5 की वैल्यू मुझे पता है 8,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,600 हो जाएगा क्या। यानी मुझे पता चलेगा कि मुझे इधर की साइड से 1,600 रुपये ब्याज मिला, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ना 1,600 रुपये ब्याज लेना, ठीक है, और बताना क्या है कितना टाइम लगेगा। आपको पता है आर टी बराबर है SI%, आर टी बराबर SI% होता है, पता होगा आपको, ठीक है। 4% है आपकी आर, टाइम आपको नहीं पता है भाई, लेकिन आपको ब्याज कितना मिल गया वो चेक कर लो आप। 1,600 रुपये मिल गया, किस पे, 10,000 रुपये भाई, ठीक है। मैंने 2 जीरो ये उड़ा दी, 2 जीरो मैंने उड़ा दी, और 4 से मैंने इसे 4 उठा दिया, टी की वैल्यू आ गई 4, यानी 4 वर्ष लगेंगे आपको, ठीक है भाई। ये दिमाग में होने वाला क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है भाई। आप क्या करोगे, इधर से पता कर लो कितना ब्याज मिलेगा, फिर उधर जाके उसे ले लोगे आप। सब चीज़ें आपको पता है, आर टी बराबर SI% यूज ले लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई एक बार। ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं, और ए से शुरू करते हैं, और ए और बी दोनों 5 दिन के लिए काम करते हैं, इस तरीके का पालन करते हैं, और फिर ए काम छोड़ देता है, तो बी शेष कार्य कितने दिनों में करेगा, ठीक है। कंडीशनल क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, आप एक बार चेक करो इसे। ए के बारे में बात हुई और बी के बारे में बात हुई। ए किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है, और बी 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है भाई। मैंने मान लिया कि वो काम कितना रहा होगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, 150, ठीक है। 25 सिक्के 150 आ गया, और ये 5 बार, ये एफिशिएंसी आ गई इन दोनों की, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मैं एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं, और ए से शुरू करते हैं, ठीक है। अगर ए से शुरू हुआ काम, और फिर उसके अगले दिन बी आएगा, ठीक है, ऐसे ऑल्टरनेट डेज पे काम करेंगे। मैं तो मुझे क्या पता है कि 2 डेज के अंदर ये 11 दिन काम करेंगे, क्या 11 काम निपटावेंगे भाई, ठीक है। तो अब ऐसी ऐसी 2 साइकिल तो मेरी कंप्लीट है, अगले 2 डेज में क्या होगा, फिर 11 काम निपट जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अगला 5वां दिन है जो ये आएगा, कितना बंदा बस, ठीक है। एक दिन और ऐड हुआ, उसमें 6 काम हो गया, यानी 5 डेज में मुझे पता लगा कि मेरा कितना काम खत्म हो गया, 22 और 6 28 काम मेरा क्या हो गया, फिनिश हो गया भाई। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। अब 150 काम मेरे पास टोटल था, 150 में से 28 काम मेरा हो गया, ठीक है। तो अभी भी 123 काम मेरा अभी भी रिमेनिंग है क्या। जी हाँ बिल्कुल, ये काम करवाना है मुझे, अभी भी 123 काम करवाना है, अभी भी रिमेनिंग है। कौन करेगा, ए तो चला गया, बी से करवाना भाई, ठीक है। तो ये आ गया इधर, ठीक है भाई। अब इसे क्या करोगे आप, ऑप्शंस पर डिपेंड है कि क्या चीज़ आंसर दिया होगा, पॉइंट्स में भी आ सके, फ्रैक्शन में भी आ सके, ठीक है। 24 पंजे 120 और 3, इतने डेज लगेंगे आपको।
2435। चलो भाई, यदि चार संख्याएं 39, 117, 17 और वाई समानुपात में है तो वाई का मान ज्ञात करो। ठीक है, समानुपात की कंडीशन क्या बोल रही है वो चीज एक बार चेक कर लेंगे। समानुपात की कंडीशन लगा दो आप इसके अंदर। आप एक बार इसे चेक करो, क्वेश्चन को ट्राई कर लो एक बार। ठीक है, चलो करते हैं। 39, 117, 17 और वाई, अगर ये चीजें समानुपात के अंदर हो जावे तो क्या होगा, कंडीशन क्या फॉलो होगी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मुझे पता लगा कि 117 इंटू 17 ये बराबर 39 इंटू वाई के, तो मैं ये 39 है इधर ले आऊंगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये कितना मल्टीपल है, 3 बार कट गया, 17 तिया 51, वाई की वैल्यू आ गई 51। और यही चीज़ मेरे से पूछ रखी है उसने। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करो वर्क एंड टाइम से। एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रम से 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक लड़का, एक महिला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये चीज आपसे पूछी गई। इजी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सबसे पहले मैन की बात हुई, देखो एक मैन, एक बॉय और एक वुमेन, तीनों की बात हुई है। ठीक है, 10, 15, 30 इंडिविजुअली उन्हें कितना टाइम लग रहा, इतना। ठीक है, मैंने टोटल वर्क मान लिया कितना, 30। 10 या 30, 15 दूनी 30, 30 ही कम 30 भाई। ठीक है, ये एफिशिएंसी मिल गई मुझे अपने। ठीक है, मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला, मतलब तीनों ने करना, 30 काम है टोटल। और जब वो मिल के करेंगे तो कितनी ताकत से काम होगा, 3, 4, 5 और 6 की ताकत से काम होगा, तो 5 डेज लगेंगे भाई। जी हाँ बिल्कुल, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है। 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। अब इसके अंदर कुछ नहीं है। 8 8 पुरुष किसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, मेल और फीमेल का आपको मिल जाएगा रेशो एफिशिएंसी का। ठीक है, मैंने काट दिया, 8 से तो 8 गया। ठीक है, 5 ये आप काट लो 9 से, 9 पंजे 45, 9 से काट दूंगा ना, तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। तो मैन और वोमेन का रेशो कितना आ गया, 2:5। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वोमेन जो है मैन से ज़्यादा एफिशिएंट है भाई। ठीक है, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी दे दी जावे कि मैन से ज़्यादा एफिशिएंट वोमेन है आपकी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आप सबसे पहले टारगेट है एफिशिएंसी निकालने के बाद आप टोटल वर्क निकाल लो एक बार। ठीक है, मेल के बारे में बताया, मैन के बारे में 8 मैन, मैंने 8 ले लिया। मैन कितने हैं, 2 एफिशिएंसी के 8 के 8। ठीक है, और ये 45 दिन में काम करेगा, टोटल वर्क आ गया आपका। ठीक है, अब देखो किससे करवाना, 5 पुरुष, एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 5 पुरुष की एफिशिएंसी 10 रही होगी, है ना। और 8 महिला, 8 पंजे 40, तो यानी 50 आ गया। लो भाई, 50 की ताकत से आपको ये काम करवाना। ठीक है, तो आप काट लो, 5 से काट दूंगा तो 10, 5 से काट दूंगा तो 9 आ गया। ठीक है भाई, अब मैं काट दूंगा इसे किससे, 2 पंजे 10, 8 निम 72, 72/5 आ गया। ठीक है, 14 पंजे 70 और 2, इतने डेज लगेंगे भाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। अभी कभी क्या होगा, पॉइंट्स के अंदर दे देगा तो आप क्या करोगे, 2 को 5 से भाग दे दोगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि 1/5 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है, 20%, और ये 2 है तो यानी 40% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करो आप। अपनी यात्रा के एक रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगले 100 की
यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आ जाता है। पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल लगभग कितनी है? ठीक है भाई, एक बार आप इसे ट्राई कर लो क्वेश्चन को। चलो करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अपनी यात्रा के एक रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120, ठीक है। एक बात बताओ भाई, ये आपकी क्या है? चाल है, और ये आपकी क्या है? डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ से टाइम निकाल सकूंगा? सबसे पहले ये बताओ टाइम कितना लगा होगा आपको, आप निकालो सबसे पहले टाइम। ठीक है, टाइम के बारे में बात कर रहा है कि भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 गए आप गए 120 मीटर किलोमीटर 80 की स्पीड से। तो ये आपको टाइम मिला आएगा यहाँ से निकल के, ठीक है। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गया 1.5 घंटा। आपको यहाँ पे लगा 1.5 घंटा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन के, अगले 100 की यात्रा जो है वो आपने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से करा, ठीक है। आपको मिल गया यहाँ से कितना? 5/2 घंटे, ठीक है। इतने घंटे आपको यहाँ से मिल गए, ठीक है। चलो, यानी कि मैं अगर यहाँ से अभी तक का डाटा, जितना डाटा मैंने दो चाल होगी मेरी अभी तक, ठीक है, मैं इस डाटा को भी अगर निकालना चाहूँ तो एवरेज स्पीड मेरी कितनी आने वाली है देख लो। यहाँ पे कितने चले? 120, और यहाँ पे चले आप कितने? 100। तो यानी 220 की जो डिस्टेंस थी वो आपने कितने टाइम में कर दी? 5 और 3 8, 4 घंटे में कवर कर दी क्या भाई? ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है, तो आपकी स्पीड मिल जाएगी क्या आपको यहाँ से? ठीक है, 4×5 = 20 और 4×5 = 20, 55 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है कि आपकी एक साइड की एवरेज स्पीड निकाल दी मैंने पहले। ठीक है, अब क्या होगा, वो जो जितना कवर कर दिया वो सारे को एक साथ वापस करेगा। इतनी 120, ये जो आपकी 220 है ना, उसे क्या कर रहा हो देखो, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापिस जाता है। यानी यहाँ पे तो अलग अलग डिस्टेंस कवर करी, तो इसलिए मैंने बेसिक से निकालना पड़ा। लेकिन अब मुझे पता कि ये भी, ये क्या है, ये 220 का है। 220 किलोमीटर मैंने एवरेज इस स्पीड से तय करी। अब भी वो वापिस जब रिटर्न करेगा 220 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा कि अब स्पीड क्या है, स्पीड बराबर है। तो अब मेरा प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट मेथड काम कर जाएगा इसका मतलब, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ, अब यहाँ से आप ये भी जानते होंगे कि भाई मैं ये चीज़ यूज ले सकूँगा, 2xy अपून क्या, x+y, ठीक है। मैं इसे इसमें जोड़ दूंगा, 7 और 5 12 और 13 130, ठीक है भाई। 130 आ गया, तो मैं इसे काट दूंगा, 65 आ गया मेरा इधर, ठीक है ना। तो अब मैं काट दूंगा 5 से, 13 आ गया, 5 से काट दूंगा 25 आ गया, ठीक है। या फिर मैं इसे काटता तो ज़्यादा बेटर रहता, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। 25×5 125 आ गया ऊपर, और 125 से मुझे पता है कि 11 की मल्टीप्लाई है अभी, और 13 से फिर मैं से डिवाइड कर दूंगा, ये बहुत आसान डाटा बन जाएगा। 3, और ये जब मैं इसे 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं चेक कर लूंगा कितना मिलने वाला मुझे, ठीक है। ये हो गया 5 5 6 7, 2 और 1 3 और 1 मिनट, कुछ मिस्टेक होगी क्या भाई? एक बार मैं चेक करता हूँ इसे। ये मुझे मिल गया, अपनी दोबारा से एक बार ये देख लो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गया हो कोई। 55 है ना, तो मैं चेक करूंगा कि 2xy, आप प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड से भी कर सको और ऐसे भी कर सको, ठीक है। ये 5 और 5 10 हो गया, और 120 130 हो गया, ठीक है। आपने 2xy/x+y यूज़ कर लिया, तो मैंने क्या करा, मैंने काट दिया इसमें, 2 से काट दिया 65 आ गया मेरा, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, 5 से काट दिया तो ये मेरा 11 आ गया, 5 से काट दो ये मेरा 13 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा भाई, 5 12 आ गया तो 2 लिख लिया मैंने, ठीक है। और 7 और 1 8, 825/13 आ गया, ठीक है। मैं जब टेबल चलाऊंगा अपनी तो मैं क्या नोटिस करूँगा, 13×5 = 65, 13×6 = 78, ठीक है। तो ये 6 वाले कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, यानी इन दोनों में से कोई मेरा एक आंसर होने वाला अभी तक, ठीक है। अगर कोई एक ही ऑप्शन होता तो मैं उसे टिक कर देता अभी तक, ठीक है। अब मैं नोटिस करा, 13×6 = 78 हो गया, तो आगे कितने कैरी चले गए? 45 आ गया आगे, ठीक है। अब देखो 13 45 है ना, 13×4 = 52, तो थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा, तो 63 समथिंग चलेगा इसका मतलब, ठीक है। तो मेरा आंसर ये हो जाएगा भाई, ठीक है। ये कोई मिस्टेक होगी होगी छोटी मोटी, इसे इग्नोर करो, इधर जाओ।
ठीक है, ये चीज़ आप कर लोगे तो इजीली क्वेश्चन कर लोगे, या फिर आप प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड का यूज़ लेके कर लोगे क्वेश्चन को। ठीक है, आपको पता है कि आपकी स्पीड क्या है, एक तो आपको पता है कि भाई 4 या 55 एक 75 आ गई, आपको एक स्पीड मान लो, प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड लगा दो। अगला क्वेश्चन है, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 90 मीटर लंबे 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। ठीक है, आप एक बात बताओ, ये जो 108 है आपके पास, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है क्या? ये दिया आपसे 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और लेकिन आपसे जो डिस्टेंस आपको कवर करनी है वो दी है आपसे कैसे, मीटर प्रति सेकंड में या मीटर में। ठीक है, तो आपको टाइम जो आंसर दिया है ऑप्शन उसमें सेकंड्स के अंदर है। ठीक है, तो आप सबसे पहला हिंट क्या है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप इसे मीटर प्रति सेकंड के अंदर चेंज करोगे। ठीक है, चलो करो आप एक बार ट्राई। ठीक है, चलो देखो। ठीक है, अब मैं इसे 108 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, इसे सबसे पहले तो मैं मीटर प्रति सेकंड के अंदर चेंज करूंगा। ठीक है, मुझे पता है कि 108 जो है 18 की वैल्यू है, 18 की वैल्यू 108 है, 18 पंजे 90, 18 छिक्की 108 आ गया। ठीक है, तो मैं मीटर प्रति सेकंड में 5 ज्ञात कर रहा हूं, तो मैं 5 की वैल्यू पता करूंगा। 1 की वैल्यू 6, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो मुझे मीटर प्रति सेकंड में क्या मिल गई स्पीड, 30 मीटर प्रति सेकंड। मैंने कैसे पता करा, मैं इधर बताऊंगा, एक बार समझो ध्यान से। भाई कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड को आप एक्सचेंज कर रहे, और चीजें क्या है कि ऐसी है कि पूरी मल्टीपल में है, तो आप इजीली तरीके से कर पाओगे, आपको 18/5 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप एक बात बताओ, 18 जो है और 5 जो है, मैं मान लूंगा कि किलोमीटर प्रति घंटा की बात है, और ये मीटर प्रति सेकंड की बात है। उसने क्या दिया, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं मेरी वैल्यू तो 18 है, तो इसकी वैल्यू उसने 108 दी भाई। तो कितना है, 6 मल्टीपल है क्या, तो 5 का 6 मल्टीपल कितना होगा, 30। तो मैंने इस तरीके से अपने माइंड में चेंज कर दिया था उसे। ठीक है, बाकी आप ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सको। 108 है, किलोमीटर प्रति घंटा में करना तो बड़े वाली चीज ऊपर ले लो, बस 18/5। सॉरी, मीटर प्रति सेकंड में करना तो 5 ऊपर ले लो आप, छोटे वाली चीज। ये 6 बार कट जाएगा, 5 अंक 30। ठीक है, समझ गए आप कैसे चेंज करना, ये आगे बात चेंज करने की। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। इसे एक बार क्वेश्चन को मैं क्लीन कर रहा, दोबारा से देखो। अब 900 मीटर आपके ट्रेन की लंबाई है। अब जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो आप नोटिस करो, पहले तो ट्रेन खुद को ही पार करेगी, उसके बाद प्लेटफॉर्म को पार करेगी। ठीक है, तो यानी कि अगर कभी भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो खुद की दूरी को भी तय करेगी जितनी उसकी लंबाई होगी। ठीक है, और प्लेटफॉर्म की जितनी लंबाई होगी वो दोनों को एक साथ तय करेगी। समझे भाई? तो अब देखो, 900 मीटर तो किसका हो गया, ट्रेन की खुद की लंबाई है, और 900 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, यानी वो 1800 कवर करेगी क्या? बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? उसकी स्पीड आपने निकाल दी, किलोमीटर प्रति घंटे में तो 108 थी, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में मैं चेंज करूँ तो 30 आ गई क्या? ठीक है, तो 30 की स्पीड से आप इसे तय करोगे, तो 3 6 18 और एक जीरो, आपको 60 सेकंड लगेंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना सा क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ भाई। ये बेसिक अलजेब्रा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एडवांस का क्वेश्चन है, ये आपका बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ये कभी भी आपके पेपर में किसी भी एग्जाम में आ सके। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पेपर के अंदर एडवांस मैथ आएगा जब ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। चलो एक बार ट्राई कर दो आप इसे। चलो आपने कर लिया होगा, देखो आप क्या कर सको, इसके अंदर आप सीधी वैल्यूज पुट कर सको, एक्स की वैल्यू -4 रखोगे आप, 1 मिनट में दिखा रहा आपसे करके, आप समझिए बात को, और फिर तरीका रखना क्या है उस चीज को भी देख लियो आप। देखो भाई, 3, एक्स की वैल्यू कितनी है -4, यानी -4 का स्क्वायर, +5, एक्स की वैल्यू कितनी है -4, -4 का स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू -1। ठीक है, +12, एक्स की वैल्यू -4 और -1 का स्क्वायर +7 -1 की पावर 3। आप इस डाटा को सोल्व करोगे या तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई इससे अगर आप करोगे तो आपको हो सके कि डाटा थोड़ा लंबा पड़ जाए। अभी यहाँ क्या है, स्क्वायर हो सके क्यूब और पावर 4 तक भी दे दिया जाए, तो इससे बेटर तरीका मैं बताऊंगा, ये चीज़ देख लो आप एक बार। ये डाटा है, तो आप इसके पेयर बनाने की कोशिश करोगे। मैं इस डाटा को देखूंगा एक बार, मैंने इस डाटा को अपने दिमाग में हाईलाइट कर लिया, तो मैं नोटिस करूंगा कि एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन है क्या,
तो मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर जब बाहर कॉमन आ गया तो अंदर का डाटा क्या बचेगा, ठीक है, 3 + 5y, ये बचेगा क्या अंदर का डाटा। चलो आगे देखो आप ऐसे ही, अब इस वाले पेयर के अंदर देखो आप क्या डाटा कॉमन है। आपको दिख रहा है कि वाई स्क्वायर कॉमन है, मैंने वाई स्क्वायर बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 12x + 7y। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, -4, लेकिन -4 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा भाई। अब 3 + 5y, ठीक है, ये माइनस का 5 हो जाएगा तो ये माइनस का 2 आ गया क्या। बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या। अब आगे देखो आप, y की वैल्यू कितनी है, -1, लेकिन स्क्वायर हो गया तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब 12x देखो, 12 चौक 48, माइनस का 48 आ गया, ठीक है, और ये माइनस का कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। 16 दूनी 32, माइनस का तो आ गया इधर से 32, और इधर से माइनस का ही क्या आ गया, ये आ गया 55, ठीक है। ये गलती कैसे भाई, एक्स की वैल्यू 12 चौक 48, एक बार दोबारा चेक कर लेंगे भाई इसे। मैंने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर इधर से, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो 3x आ गया, ओ सॉरी 3 बचेगा खाली, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो 3 आ गया यहाँ पे, और इधर क्या होगा 5y, ठीक है। इधर मैं क्या कॉमन ले लूँगा, वाई स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 12x + 7y, ये चीज़ होगी। मैंने यहाँ पे ना एक्स छोड़ दिया था, एक्स की वैल्यू कितनी है 4, तो 16 आ जाएगा भाई, माइनस का भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, 3, और ये होगा 5y, 5 की y देख लो अब कितनी है, y का मान -1 है, तो ये माइनस का 5 आ गया, ठीक है, -5 आ जाएगा ऐसे ही, प्लस y की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 12x की वैल्यू कितनी है 4, 12 चौक 48, ठीक है, माइनस का 48 आ गया, और प्लस 7y, y की वैल्यू कितनी है -1, तो ये माइनस का 7 आ जाएगा, नॉट प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देख लो ये कितना होगा भाई, इधर से ये माइनस का 2 आ गया, 16 दूनी 32, माइनस का 32 आ गया, और इधर से क्या आएगा 48, और ये 55 आ गया माइनस का, सेम तो चीज़ आई भाई। ऑप्शन गलत है क्या फिर इसके। माइनस का 87 आया भाई। चलो देख लेंगे से भाई, है ना, इस हिसाब से तो ये आएगा, हो सके ऑप्शन गलत हो, डाटा में मिसिंग हो रही हो। एक बार आप भी ट्राई करियो, है ना, कमेंट्स बॉक्स में बताइए कोई मिस्टेक है क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, a + b + c = 16, a² + b² + c² = 90, ठीक है। तो ab + bc + ca की वैल्यू बतानी, ठीक है। इसे देख के आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा एडवांस क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप एक बात बताओ, आपसे इक्वेशन कितनी दी क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन दी 2, ये तो पूछी तीसरे वाली तो, है ना। तो 2 इक्वेशन है क्या, मतलब इसे थोड़ा आप इजी कर सको, बाकी फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सको आप, ठीक है। अगर आप इसे सोच रहे कि आप इसे थोड़ा और इजी कर दो, तो आप देख रहे कि इक्वेशन कितनी थी, एक इक्वेशन तो ये है आपके पास, और दूसरी इक्वेशन ये है आपके पास, लेकिन वेरिएबल कितने आए क्वेश्चन के अंदर, 3 आए, ए बी और सी की बात हो रही है, ठीक है। तो जितने इक्वेशन होंगी उतने ही वेरिएबल फिक्स होंगे, उसके अलावा जितनी भी चीजें आपसे दी होगी वेरिएबल होंगी, उसे आप अपनी मर्जी से पुट कर सको, ठीक है। मैं देख रहा कि भाई 2 इक्वेशन है और वेरिएबल है 3, तो एक वेरिएबल को अपनी मर्जी से कुछ ही पुट कर सको, मैंने सी को 0 कर दिया, तो मेरा अब नया क्वेश्चन ये बन जाएगा यहीं से, a + b बराबर कितना आ गया 16, और a² + b² बराबर कितना आ गया 90। आपसे क्या पूछ लिया, अब ये देखो जब ये सी 0 हो जाएगा तो ये खत्म, और ये भी खत्म। आपसे पूछ ली ए बी की वैल्यू, ठीक है, ए बी की वैल्यू आपसे पूछ लिया, ठीक है। अब ये बताओ, ये चीज़ तो सबको आती होगी भाई, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² और भाई +2ab, है ना। ये चीज़ तो सबको आती होगी, ठीक है। a + b की वैल्यू कितनी है 16,
16 का स्क्वायर कर दो आप। ठीक है, ये आ गया 16 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना निकाला आपने, 90 आ गया। और ये प्लस 2 ए बी, ये 90 उधर जाके घट जाएगा क्या, ये 166 आ गया। जब ये उधर जाके माइनस होगा, और किसकी वैल्यू, 2 ए बी की। तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 83। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी यूज ले सकते हैं, फॉर्मूला इसका क्या होता है फिर, आप करते ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस 2 BC प्लस 2 CA। आप ये यूज़ लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। जो निकालना वो निकाल दोगे आप इजीली, ठीक है। ये लेकिन मुझे चीज़ सिखानी थी आपसे कि जितनी इक्वेशन उतने ही वेरिएबल फिक्स, ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ आप कहीं पे भी बढ़िया जगह ले सको। आज की क्लास में इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू क्लास।